विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ दूसरा अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि पिछली क्लास तक हमने अध्याय 1 पूरा कर दिया था। आज हम अध्याय 2 शुरू करने वाले हैं। भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ जो कि मौर्य काल से शुरू हो रहा है, लेकिन मौर्य काल से हम सीधा ही नहीं शुरू करके पहले आपको ये जानकारी देनी पड़ेगी कि मौर्य वंश से पहले ज्ञात इतिहास में, भारत के ज्ञात इतिहास में कौन कौन से वंश रहे थे। तो मगध आपको बताया गया था, जो महाजनपद की जेल थी उसमें मगध महाजनपद भी था। तो ये मगध जो है तो मगध के प्रमुख शासक और राजवंशों की बात कर रहे हैं। ज्ञात इतिहास में हम लोग मौर्य साम्राज्य से पूर्व जो भी राजवंश थे उनके बारे में पहले बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करें हर्यक वंश की। हर्यक वंश ज्ञात इतिहास में, भारतीय इतिहास में पहला वंश माना जाता है। इसके प्रमुख शासक, मैं केवल प्रमुख शासकों की बात करूंगा, इसके प्रमुख शासक जो है वो सबसे पहले बिंबिसार के बाद में अजातशत्रु के बाद में उदयन या उदयभद्र, फिर उदयभद्र के बाद में अनुरुद्ध के बाद में मुंड के बाद में नागकाशक। ये सभी लोग जो हैं ये हर्यक वंश के प्रमुख शासक रहे हैं। अब अगर बात करें हर्यक वंश के बाद में, तो हर्यक वंश के बाद में है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के प्रमुख शासकों की बात करें तो शिशुनाग के बाद में कालाशोक या काकवर्ण, कालाशोक को काकवर्ण भी कहते थे। अब अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट है यहां से, क्योंकि मौर्य काल से जस्ट पहले जो है वो नंद वंश हुआ करता था। नंद वंश जो था वो मौर्य काल से पहले हुआ करता था। अब नंद वंश के जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। नंद वंश के प्रमुख शासकों में महापद्मनंद, पंडुमती, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविंद सार, दास सिद्धक, केपर के बाद घनानंद का ध्यान रखना, ये अंतिम मौर्य सम्राट है। इस घनानंद के बाद में ध्यान रखना, आपने चाणक्य के बारे में सुना होगा। चाणक्य, कौटिल्य, ये चाणक्य कौटिल्य उस समय ही थे जब घनानंद शासक हुआ करता था। तो एक कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने के पीछे भी एक कथा है। वो कथा ये है, वो छोटी सी बात है। घनानंद जो शासक था नंद वंश का, ये दान दिया करता था। तो दान देने का जो सिस्टम था उस वक्त ये था कि मुख्य आसन जो है वो खाली छोड़ा जाता था मुख्य ब्राह्मण के लिए। तो एक बार उस आसन को खाली देखकर चाणक्य उस आसन पर आके बैठ गए। तो चाणक्य के उस आसन पर बैठने के बाद में घनानंद जो राजा हुआ करते थे उस वक्त उनका आना हुआ, और जैसे ही उन्होंने कुरुप चाणक्य को उस मुख्य आसन पर बैठे हुए देखा तो वो आग बबूला हो गया और उसने चाणक्य का अपमान करते हुए उसे आसन से नीचे उतरवा दिया। उसी समय कहते हैं कि चाणक्य ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा, और उसके बाद में जो है मौर्य वंश की जो है वो नींव पड़ी भारत के अंदर, और इस तरीके से नंद वंश का नाश हुआ और मौर्य वंश शुरू हुआ। अब बात कर रहे हैं मगध के मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासकों की। पहले मैंने आपको जो बताया था मौर्य साम्राज्य से पहले के जो प्रमुख राजवंश थे उनके बारे में। अब बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासकों की, यानी मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं। तो 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक जो है भारत में मौर्य साम्राज्य रहा है। अब मौर्य साम्राज्य के संस्थापक पहले राजा जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य, 323 से 299 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार 299 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। फिर बिंदुसार के बाद में सम्राट अशोक जो है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। वैसे अगर बात करें तो विद्वानों में थोड़ा सा मतभेद है अशोक के शासनकाल को लेकर के मतलब ये है कि अशोक का जब राज्य हुआ उस बात पर मतभेद है। कहते हैं कि अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासन बना, और भी कई तरह के तर्क वितर्क हैं इस बारे में। खैर, अशोक के बाद जालोक, फिर कुणाल, फिर दशरथ, फिर संप्रति, फिर शालिशु, फिर देववर्मन,
आदि ये सब अशोक के बाद में शासक बने हैं। अब बात करें अगर अंतिम मौर्य सम्राट की, तो अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या 184 ईसा पूर्व में इन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हुई और इस तरीके से 184 ईसा पूर्व में भारत में शुंग वंश की नींव पड़ी। तो अंतिम मौर्य सम्राट जो है वो है बृहद्रथ। अब मौर्य साम्राज्य की स्थापना का महत्व, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के महत्व से हम लोग पहले ये जान लेते हैं मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं, उसके बाद में मौर्य साम्राज्य की स्थापना का महत्व हम लोग जानेंगे। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत चाणक्य या कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र, विशाखदत्त के द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस, सोमदेव द्वारा लिखित कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र द्वारा लिखित बृहत कथा मंजरी, मेगस्थनीज द्वारा लिखित इंडिका, भद्रबाहु द्वारा लिखित कल्पसूत्र, दीपवंश और महावंश टीका। ये तो ऐसे ग्रंथ हैं जिसके बारे में मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, या ये तमाम ग्रंथ ऐसे हैं जो मौर्य साम्राज्य की जानकारी देते हैं। अब अगर बात करें यूनानी यात्रियों की, तो यूनानी यात्रियों में मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाले यात्री कौन कौन से हैं? स्ट्रैबो, प्लूटार्क और जस्टिन, ये 3 यूनानी यात्री हैं जो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत हैं। अब अगर बात करें चीनी यात्रियों की, तो फायान, हेंसा और सिंह, ये 3 चीनी यात्री हैं जिनके ग्रंथों में मौर्य साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। फिर अगर बात करें ऐसे अभिलेख कौन से हैं जिनसे मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात की गिरनार पहाड़ी पर मिलता है, इससे मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसके अलावा अशोक के अभिलेख जो है इससे भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अब हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की स्थापना का महत्व। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना का महत्व यह है कि भारत में मौर्य साम्राज्य से पहले एक राजनीतिक एकता का अभाव था। राजनीतिक रूप से देखें तो भारत एकीकृत नहीं था, विखंडित था, लेकिन मौर्य साम्राज्य की स्थापना होने के बाद में भारत में एक राजनीतिक इकाई की स्थापना हुई जो बहुत लंबे समय तक राजनीतिक स्थायित्व के रूप में मौर्य साम्राज्य भारत के अंदर रहा। फिर अगर बात करें वैदेशिक नीति, विदेशों से संबंध, कूटनीति, तो ये अगर बात करें इस संदर्भ में, तो वैदेशिक नीति भारत के अंदर पहली बार वैदेशिक नीति बनी। अब वैदेशिक नीति क्यों बनी? क्योंकि जब मौर्य साम्राज्य फैला तो आसपास विदेशों के अंदर भारत के संबंध बढ़े, तो जब विदेशियों से भारत के संबंध बढ़े तो वैदेशिक नीतियां बनी। भारत में पहली बार वैदेशिक नीतियों की आवश्यकता रही और इसी काल में वैदेशिक नीतियां जो है वो बनाई गई। विदेशों से भारत ने बहुत अच्छे और मधुर संबंध बनाए। कई राजनयिक भारत के विदेशों में थे, विदेशी राजनयिक भारत के अंदर रहने लगे। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य की ये स्थापना का महत्व है। इसके अलावा अगर बात करें तो मौर्य साम्राज्य जो है एक राजनीतिक स्थिरता देने वाला है। इसके अलावा जो है एक ऐसा समय है जो स्वर्णिम काल के रूप में भारतीय इतिहास के अंदर दर्ज है। स्वर्णिम काल इसलिए कहलाता है कि ऐसी कोई भी इतिहास की ऐसी कोई भी चीज नहीं, ऐसी कोई विधा नहीं जो मौर्य साम्राज्य के अंदर नहीं दिखती। तमाम तरीके की प्रोग्रेस जो है वो मौर्य साम्राज्य के अंदर हुई और ऐतिहासिक तौर पर भारत ने एक देश के रूप में काफी ख्याति अर्जित की। पहली बार भारत के अंदर ऐसे पावरफुल, ऐसे शक्तिशाली शासक रहे जिन्होंने भारत को एक बड़ी राजनीतिक स्थिरता दी। इसके अलावा अगर मुख्य बात है तो भारत का जो विस्तृत क्षेत्र है वो मौर्यकालीन राजाओं की वजह से विस्तृत हुआ और इन्होंने एक बड़ी यूनिट की स्थापना भारत के अंदर की। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।